ममता की 3 बहुएं हैं, ईरा, नव्या और आकृति। सभी बहुओं की तरह इन तीनों में भी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन जहां जिठानी ईरा हमेशा अलग रहती है, वहीं ईरा की दोनों देवरानियां नव्या और आकृति मिलकर ईरा को सबक सिखाती हैं। इनकी लड़ाई में बेचारी सास हमेशा फंस जाती है। हालांकि वो तीनों में तालमेल बिठाने की भी जतन करती है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम रहती हैं। अब देखना यह है कि एक जेठानी और 2 देवरानी के बीच की लड़ाई क्या रंग लाएगी। नव्या बहू, जरा बाहर तो आना और आकृति को भी साथ ले आना। अपनी सास की आवाज सुनकर नव्या और आकृति अपने कमरे से बाहर आती हैं। जी माँ जी, आपने बुलाया हमें? नव्या बहू, ये देख, मेरी चप्पल टूट गई है, इसे ठीक करवा देना। लेकिन माँ जी, ये तो बहुत पुरानी हो गई है, अब इन्हें फेंक दो ना। अरे बहू, ऐसे कैसे फेंक दूं? अभी तो नई है, बस थोड़ी सी टूट गई है। तू इसे अच्छी तरह से ठीक करवा दे, मैं तो इन्हें 2-4 साल और चला सकती हूँ। माँ जी, आपने मुझे भी तो बुलाया था ना, मुझे भी चप्पल ठीक करवानी है क्या? अरे नहीं बहू, तो गार्डन साफ करते, सभी पेड़ पौधों को अच्छी तरह से देखना है। जो भी सूखे या खराब पत्ते हो उन्हें काट देना और पौधों में खाद भी डाल देना। ममता दोनों बहुओं को काम देकर चली जाती है। दोनों आपस में बात करती हैं। देखा आकृति, तुमने माँ क्या क्या काम देकर गई है हमें। मुझे तो माँ जी ने माली बना दिया, अब पूरा दिन लग जाएगा इसी काम में। माँ जी ने हमें तो ये फालतू का काम दे दिया, लेकिन जिठानी जी से कुछ भी नहीं कहती। आकृति, ध्यान से देखो इन चप्पलों को, तुम्हें लगता है कि ये 2-4 साल चल पाएंगी? लगता है ये माँ जी इन चप्पलों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। हमारे बच्चों की मुंह दिखाई में भी यही देने वाली है। पता नहीं माँ जी हमसे इतना भेदभाव क्यों करती है। जिठानी जी से तो कभी इस तरह के आलतू फालतू के काम नहीं कराती, और हम दोनों को तो बस चप्पल ठीक करवाने और गार्डन की सफाई के लिए ही रख रखा है। चलो छोड़ो, अपना काम खत्म करते हैं, नहीं तो माँ जी की बातें कौन सुनेगा। नव्या और आकृति अपने अपने काम में लग जाती है। अगले दिन ममता ईरा को कहती है, ईरा बहू, मैं 1-2 दिन के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, ध्यान रखना। और हाँ, ये लो बिजली का बिल, आज शाम से पहले जमा कर देना, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। जी माँ जी, आप आराम से जाइए, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। ममता चली जाती है, लेकिन यूं घर की सारी जिम्मेदारी ईरा के हाथ में सौंप कर ममता का जाना नव्या और आकृति को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आकृति, देखा तुमने, माँ जी सारी जिम्मेदारी जिठानी जी को सौंप कर गई है। माँ जी को जितना भरोसा जिठानी जी पर है ना, हम पर नहीं है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आकृति और नव्या ने ईरा को परेशान करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने बिजली का बिल छुपा कर रख दिया और नमक, मिर्च और हल्दी के सारे डिब्बे भी गायब कर दिए। उसके बाद नव्या ने आकृति से कहा, आकृति, हम थोड़ा घर भी बिगाड़ देते हैं, माँ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। नहीं नव्या, ज्यादा कुछ करेंगी तो माँ को शक हो जाएगा, और जिठानी जी के साथ साथ माँ जी हमारी भी क्लास ले लेंगी। उन्हें लगेगा कि हम दोनों ने ही कुछ गड़बड़ की है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद ममता घर में आई तो ये सब कुछ देखकर कहती है, ईरा बहू, तुम्हें घर की जिम्मेदारी देकर गई थी ना, ये क्या किया है तुमने? क्या हुआ माँ जी? बहू, किचन के सारे डिब्बे खाली हैं, जाने से पहले तो मैं सारा सामान भर कर गई थी। और हाँ, बिजली का बिल भरा या नहीं? माँ जी, रात को जब मैं सोई थी किचन का सामान सही जगह और ठीक ठाक रखा था, लेकिन सुबह पता नहीं क्या हो गया, और बिजली का बिल तो उसी दिन से गायब है जिस दिन से आप मुझे देकर गई हैं। ईरा बहू, घर में मसाले के डिब्बे नहीं, बिजली का बिल गायब, इन सबको जमीन खा गई या आसमान निकल गया? लापरवाही की भी हद होती है। ईरा को सास की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपने मन में सोचने लगी, घर में मेरी दोनों देवरानियों के अलावा कोई नहीं था, हो ना हो ये काम इन दोनों का ही है। ईरा ने नव्या के कमरे की तलाशी ली
तो उसने नव्या के कमरे में मसाले के डिब्बे देखे। ईरा ने वो डिब्बे खोले और नव्या के सारे कपड़ों पर बिखेर दिए। तो नव्या, हो गया काम तमाम। अब आकृति की बारी। उसे भी सबक सिखाना जरूरी है। हो ना हो बिजली का बिल उसी के पास होगा। अब ईरा आकृति के कमरे में गई और आकृति के कमरे में उसे बिजली का बिल मिल भी गया। ईरा ने आकृति की अलमारी से कुछ रुपए निकाले और बिजली का बिल भर दिया। इन दोनों ने मेरे साथ जो किया है उसकी ये सज़ा तो बहुत कम है। ये दोनों मुझसे इतनी नफरत करती हैं। अब मैं इन दोनों को मज़ा चखाऊंगी। ईरा ठान चुकी थी कि वो अपनी दोनों देवरानियों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। जब नव्या ने अपने कपड़े देखे तो वो समझ गई कि ये ईरा का काम है। वहीं आकृति ने भी अपनी अलमारी के रुपए गिने तो उसे ईरा पर ही शक हुआ और समझ गई कि घर का बिजली का बिल कहाँ से भरा गया है। नव्या अलमारी के सारे कपड़े निकाल कर धोने जा रही थी, तभी वहां पर आकृति आ गई। अरे तुम ये सारे कपड़े कहाँ लेकर जा रही हो? ये देखा आकृति, जिठानी जी ने कितनी सारी हल्दी मिर्च और नमक मेरे कपड़ों पर गिराई है। सारे कपड़े खराब कर दिए। इन्हें धोने जा रही हूँ। और अगर माँ जी से जिठानी जी की शिकायत की ना तो वो तो मुझसे यही पूछेंगी कि हल्दी नमक मिर्च मेरी अलमारी में कहाँ से आए। जिठानी जी ने मेरी अलमारी से रुपए निकालकर बिजली का बिल जमा किया है, क्योंकि मेरी अलमारी से उतने ही रुपए गायब है जितना कि बिजली का बिल था और उसके साथ लगी पेनल्टी थी। और ये बात मैं भी माँ जी को नहीं बता सकती, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि बिजली का बिल मेरे कमरे में था। जिठानी जी सही खेल खेल गई हमारे साथ। ईरा दोनों देवरानियों की बातें सुन रही थी। उसने सोचा, मेरी प्यारी देवरानियों, अभी मैंने खेल खेला कहाँ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। नव्या, मैंने तुम्हें प्राचीन ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी ईरा नहीं। और आकृति तुम्हारी तो मैं आकृति और प्रकृति दोनों ही बिगाड़ दूंगी। ईरा ये सब सोच ही रही थी, तभी ममता ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। ईरा, नव्या, आकृति, यहाँ आओ तुम तीनों। जी माँ जी, आपने बुलाया? देखो, कल हम सब लोग वैशाली मौसी की लड़की की शादी में जा रहे हैं। मुझे सुनार की दुकान से कुछ गहने मंगवाने हैं। मैं सोच रही हूँ कि तुम में से किसे भेजूं जो ये जिम्मेदारी निभा सके। माँ जी, मैं चली जाती हूँ। अरे रहने दे बहू, मुझे पता है तुम कैसी जिम्मेदारी निभाती हो। मैं 2 दिन के लिए क्या गई थी, तुमने तो घर की काया ही पलट कर दी। हम दोनों जाएं क्या? हाँ, हम संभाल कर लाएंगे सारे जेवर। ठीक है बहू, चली जाओ तुम दोनों, लेकिन ध्यान से जाना। हाँ। नव्या और आकृति सुनार की दुकान पर चली जाती हैं और वहां से बहुत सुंदर सुंदर जेवर लेकर आती हैं। जब वो घर आती है तो उनकी सास सो रही थी। उन्होंने वो जेवर अपनी सास की अलमारी में रख दिए और वहां से चली गई। मौका पाकर ईरा ने वो गहने निकाल लिए और ममता जब सोकर उठी तो उसने अपनी बहुओं से पूछा, नव्या, आकृति, तुम दोनों जेवर ले आई ना? हाँ माँ जी, अब सो रही थी तो आपको उठाना ठीक नहीं समझा। आकृति, जाओ माँ जी की अलमारी से जेवर निकाल लाओ। अब आकृति को अलमारी में जेवर मिल ही नहीं रहे थे। जब उसे ममता के कमरे में गए हुए काफी देर हो गई तो सभी आकृति के पास आ गए। क्या हुआ आकृति, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हमने जो गहने यहाँ रखी थी वो यहाँ नहीं है। काफी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहे। अरे यहाँ रखे थे तो कहाँ चले गए? क्या भूत ले गया क्या? माँ, भूत तो जेवर पहनते नहीं ना, जरूर कोई चुड़ैल ले गई होगी। या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि भूत अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले गया हो। भाभी, आप ना ज्यादा बनो मत, हमें पता है ये काम आपका है, आपने ही गहने चुराए हैं ना। नव्या, बस करो तुम दोनों, एक काम तो तुमसे ढंग से हुआ नहीं और ईरा बहू पर आरोप लगा रही हो। जेवर मैंने लिए हैं, इस बात का कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? हाँ माँ जी, इन्होंने पहले भी मेरी अलमारी से रुपए चुरा कर बिजली का बिल भरा था। और माँ जी, जिठानी जी ने मेरी अलमारी की सभी कपड़ों पर हल्दी नमक मिर्च डाल दी थी। मुझे सारे कपड़े दोबारा धोने पड़े थे। ईरा बहू, ये दोनों क्या कह रही हैं? तुमने सच में ऐसा किया था? माँ, वो सब गहने मैंने ही चुराए हैं, क्योंकि मैं अपनी प्यारी प्यारी देवरानियों की असलियत आपके सामने लाना चाहती थी। आप घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई थी,
तो इन दोनों ने ही बिजली का बिल गायब कर दिया और इन दोनों ने मिलकर नमक, हल्दी, मिर्च के डिब्बे भी गायब कर दिए। ममता ने जब नव्या और आकृति से पूछा तो उन दोनों ने सब कुछ सच सच बता दिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, एक ही घर में रहकर इतनी घटिया हरकतें करती हो। ममता ने उन दोनों को बहुत डांट लगाई। दोनों बहुओं ने अपनी सास और जेठानी से माफ़ी तो मांगी, लेकिन ईरा को इस बात का पूरा यकीन है कि उसकी दोनों देवरानियों का हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो वो आगे की चुनौतियों के लिए एकदम तैयार है। और अब कम्मो को बोलने की बहुत आदत है। उसकी इस आदत से सभी परेशान रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी बहू रेवती परेशान है, क्योंकि दिन भर सास को उसे ही तो झेलना पड़ता है। एक दिन कम्मो ने रेवती से कहा, रेवती बहू, आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी, पालक पनीर बनाने की सोच रही हूँ। अपनी मर्जी से ही फैसला कर लेती है कि क्या बनाना है क्या नहीं। कभी मुझसे भी पूछ लिया कर। माँ जी, मैंने बस सोचा है कि पालक पनीर बनाऊंगी, अभी बनाना शुरू नहीं किया। आप ही बता दो क्या खाओगी, वही बना दूंगी। अरे बहू, अब क्या पूछेगी तू मुझसे? आज तक कभी पूछा है क्या? तेरे मन में जो आता है वही खाना बनाती है। अरे बहू का फर्ज तो हमने निभाया है, हमारी तरह कोई कर भी नहीं सकता। माँ जी, आपका ज़माना दूसरा था, अब ज़माना बदल गया है। अरे ज़माना चाहे जितना भी बदले, लेकिन संस्कार तो नहीं बदलते। संस्कार तो वही रहते हैं। जैसा तू मेरी हर बात का जवाब देती है, ऐसे मैंने अपनी सास से कभी बात नहीं की। तू तो हर बात का फौरन जवाब देती है। माँ जी, मैंने आपसे ऐसा क्या कह दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है? पूरा दिन आप ही कुछ न कुछ सुनाती रहती हो। बहू, क्यों भरी दोपहर में सफ़ेद झूठ बोल रही हो? मैंने कहाँ कुछ कहा तुझे? इस तरह दोनों सास बहुओं में बहुत लड़ाई हो गई। लड़ाई की आवाज़ घर के बाहर तक जाने लगी। सभी पड़ोसी आपस में बात करने लगे। अरे, ये तो कम्मो बहन के घर से आवाज़ आ रही है, लेकिन ये इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है? इनके घर से तो आए दिन ऐसी आवाज़ें आती रहती है। इनका घर घर नहीं बल्कि जंग का मैदान लगता है। हमें घर के अंदर जाकर इन दोनों की लड़ाई शांत करवानी चाहिए, नहीं तो न जाने क्या होगा इस घर का। हाँ बहन, तुम ठीक बोल रही हो, हमें जाना चाहिए। सभी पड़ोसन कम्मो के घर जाकर कहने लगी, अरे कम्मो बहन, आज किस बात पर युद्ध चल रहा है सास बहू में? अब बहन क्या बताऊं, आजकल की बहुओं को ना तो बड़ों की शर्म है और ना छोटों का लिहाज। जो मुंह में आता है बस बोल देती है। माँ जी, पूरे मोहल्ले से पूछ लो कौन बोलता है ज़्यादा। बोल बोल कर कान खा लिया आपने मेरे। अरे रेवती, तू भी चुप हो जाओ। रोज तुम्हारे घर की लड़ाई पूरा मोहल्ला सुनता है, ये कोई अच्छी बात है क्या? कम्मो बहन, आप भी कम बोला करो। आजकल की बहुएं ना सुनती हैं कुछ, आपकी बहू तो फिर भी बहुत बर्दाश्त करती है। इस तरह मोहल्ले की सभी औरतों ने उनके घर की लड़ाई शांत करवाई। शाम को कम्मो का बेटा पवन घर पर आया तो उसने अपने बेटे से कहा, पवन बेटा, तेरा तो नाम ही गलत रख दिया मैंने। क्यों माँ, अचानक मेरे नाम में ऐसी क्या खराबी दिख गई आपको? बेटा, तू आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह चला जाता है। तो घड़ी अपनी माँ के पास भी बैठा कर, मेरे भी दुख तकलीफ के बारे में सुन लिया कर। 2 घड़ी क्या माँ, 4 घड़ी बैठ जाऊँगा। सुनाओ क्या बात है? तू रोज़ सुबह चला जाता है ऑफिस और तेरी बीवी मुझे परेशान करती है। अरे रोज़ किसी ना किसी बात पर लड़ती रहती है। अच्छा माँ, मैं अभी उससे बात करता हूँ, आप परेशान ना हो माँ। अरे कैसे परेशान ना हो बेटा, सोचा था बहू आएगी, इज्जत करेगी, लेकिन इसने तो सारे मोहल्ले के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। रोज़ मोहल्ले वाले आकर समझाते हैं, लेकिन तेरी बीवी की क्या मजाल जो चुप हो जाए। इतना बोलती है कि बाहर तक इसके चिखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। कम्मो की बात सुनकर पवन सर पर हाथ रखकर बैठ गया और उसकी माँ, वो तो बोलना बंद ही नहीं कर रही थी। पवन अपनी माँ के पास से चला गया, लेकिन उसने बोलना बंद नहीं किया। पवन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, रेवती,
आज फिर से तुम्हारा और माँ का झगड़ा हुआ और फिर से मोहल्ले की औरतें इस झगड़े को शांत करवाने आई। आप तो अपनी जान बचाकर ऑफिस भाग जाते हो और अपनी माँ को मेरे ऊपर छोड़ जाती हो। आपको पता है कितना बोलती है, मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। या तो आप मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ या अपनी माँ को। रेवती, मैं माँ को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता, समझने की कोशिश करो। हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा बोलती है पर क्या क्या थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बोलती है आपकी माँ। अरे आप खुद आधा घंटा अपनी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं कैसे करूँ, वो भी पूरा पूरा दिन। हाँ ठीक है, ज़्यादा बोलती है वो, लेकिन अब क्या करो, मेरी माँ है ना। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा बर्दाश्त कर लो। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेवती से उसकी सहेली मिलने आती है और उसकी सास को बोलता हुआ दिखती है। रेवती, तुम्हारी सास हर समय ऐसे ही बोलती रहती है? हाँ यार, कभी कभी तो परेशान हो जाती हूँ और मेरी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पड़ोसियों को आना पड़ता है शांत करवाने के लिए। रेवती, मेरे पास ना एक आइडिया है तेरी सास को शांत करवाने का। तेरी सास की कुछ खास चीज़ें मैंने नोटिस की है। जैसे उनके सामने कोई होता है वो तभी बोलती है, अगर कोई नहीं होगा तो वो चुप रहती है। हाँ, तो क्या करना चाहिए मुझे? मैं घर से कहीं भाग जाऊँ? अरे भाग मत ना, बस तू ऐसा कर कि तू उनके सामने होकर भी ना रहे। तू इसी घर में रहे, लेकिन फिर भी तेरी सास को लगे कि तुझसे बात करना ही बेकार है। अपनी सहेली की बात को रेवती अच्छी तरह से समझ गई। अब अगले दिन कम्मो ने रेवती से कहा, बहू, छत पर मिर्च सुखा दे। कम्मो की बात सुनकर रेवती ने कोई जवाब नहीं दिया। कम्मो ने 3-4 बार अपनी बहू से कहा, लेकिन रेवती अपने कामों में लगी रही। जब उसकी सास को बहुत देर हो गई बोलते हुए, तो वो रेवती के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, रेवती, मिर्च छत पर सुखा दे। क्या? रेवती, मिर्च छत पर सुखा दे। क्या? कुछ कहा क्या माँ जी आपने? रेवती मुझे जान से मार दे। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाय हाय बहू, ये क्या बोले जा रही है? मैंने कहा मिर्च छत पर सुखा दे। क्या बोल रही हो माँ जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह पूरे दिन सास रेवती से कुछ न कुछ बोलती रहती और रेवती कुछ भी नहीं सुनती, और अगर सुनती भी तो अपनी सास को कुछ अलग सा ही जवाब देती। अगले दिन कम्मो रेवती के पास आकर कहती है, रेवती, मुझे ग्लास दे दे। रेवती अपनी सास की बात सुनकर चली जाती है। कम्मो अपने मन में सोचती है, चलो अच्छा है, आज बहू को सुनाई दे रहा है। कम्मो ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर रेवती आकर अपने सास के हाथ में प्लास थमाकर चली जाती है। कम्मो रेवती के पीछे पीछे जाती है और जोर से कहती है, अरे बहू, मैंने ग्लास मांगा था, प्लास नहीं। माँ जी, वैसे तो आपकी आवाज़ इतनी ऊंची है कि पूरे मोहल्ले में गूंजती है, और आज आप इतना धीरे बोल रही हो। अरे जोर से बोलिए ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बहू, तेरे कानों के चक्कर में मेरे तो गले का बैंड बज जाएगा। एक दिन में ही मेरी आवाज़ फट गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं तुझसे कुछ ना बोलूँ, अपना काम खुद ही कर लूँ। माँ जी, मैं यही तो चाहती हूँ कि आप मुझसे बात ही ना करें। रेवती वहाँ से चली जाती है। पवन जब घर आता है तो कम्मो उससे कहती है, बेटा, रेवती को पता नहीं क्या हो गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उससे किसी भी काम को करने के लिए कहती हूँ तो वो कुछ और ही काम कर देती है। हाँ माँ, मैं भी कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि वो कुछ नहीं सुन पाती, और ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। मैंने कितनी बार समझाया आपको माँ कि कम बोला करो, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनती थी। बोल बोल कर आपने बेचारी रेवती को बहरा कर दिया। अरे बेटा, अब तू मुझे इतना क्यों बोल रहा है? मुझे भी बहरा करेगा क्या? एक काम कर, सुबह बहू को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा ला, क्या पता बहू ठीक हो जाए। पवन कम्मो की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और जाकर रेवती से कहता है, तुम्हारा आइडिया काम कर गया, माँ को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे भी माँ के तानों और बातों से थोड़ी राहत मिल गई है। अच्छा चलो, अब जल्दी से खाना लगा दो। क्या कहा आपने? गाना लगा दूं? इस तरह रेवती ने खुद बहरा बनकर अपनी सास का बोलना बंद करवाया।
अब पड़ोसियों को कम्मों के घर से लड़ाई की आवाज़ें नहीं आती थी। श्वेता मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की थी, वहीं उसकी सास पुराने विचारों वाली। एक पूर्व तो दूसरा पश्चिम, जैसे दो दिशाएं कभी आपस में नहीं मिल सकती। क्या ये दोनों भी हमेशा ऐसे ही रहेंगी या कभी बदलेंगी भी? क्या कुछ और ही बवाल होगा? चलिए देखते हैं। आज तो थकी गई, इतना चली कि पैरों में दर्द होने लगा। तो आप पैदल क्यों चली? ऑटो ले लेना था। अरे जब पैदल चल सकती थी मैं तो ऑटो क्यों लेती बहू? वैसे भी देख, 10 किलोमीटर पैदल चली तो ऑटो के कुल 300 रुपये बच गए। अच्छी बात है माँ जी, चलो अब खाना खाकर आराम करिए। वहीं आधी रात को श्वेता उठो। क्या हुआ जी? अरे जाकर देखो ना माँ को क्या हो रहा है, दर्द से करा रही है कब से। कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। अपनी नींद को साइड पे रखो और जाकर देखो कि क्या हुआ है माँ को। अरे जाती हूँ ना। माँ जी क्या हुआ? आप आधी रात में करा क्यों रही है? बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द से नींद भी नहीं आ रही। अच्छा रुकिए, आती हूँ मैं। ये लीजिए माँ जी, ये खा लीजिए, आराम मिल जाएगा। हैं? इसमें हैरानी की क्या बात है माँ जी? इसे खा लीजिए, पैर के दर्द में रिलीफ मिलेगा। मैं दर्द से तड़प रही हूँ, कल मुही पैर नहीं दबा सकती मेरे। फिर सविता दवा खाकर सो जाती है। अगले दिन देख बहू, मैंने तेरी ननद के लिए और अपने लिए ये साड़ी ली है, बता कैसी है? अच्छी है माँ जी, और ये तो बहुत सुंदर है। कितने की ली? दोनों साड़ी 10,000 में। 10,000? क्यों, अच्छी नहीं है? नहीं नहीं मम्मी जी, बहुत अच्छी है, साड़ी भी और दाम भी। कुछ कहा क्या तूने? नहीं तो मम्मी जी, कुछ भी तो नहीं। इतनी धीमी आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन ये नहीं समझा जाता कि बहू के लिए भी एक साड़ी ले लेती। आखिर मेरे ही पति की कमाई तो उड़ाई जा रही। फिर शाम के समय क्या खा रही है बहू? पोहा बना दो मुझे। जा मेरे लिए भी लेकर आ। सॉरी मम्मी जी, आप ना बाहर गई थी तो मैंने सोचा कि आप देर से लौटेंगी, तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं कुछ और खा लेती हूँ। अच्छा वैसे आप कहाँ गई थी? तेरे मायके के पास में जो मेरी सहेली रहती है ना, बस उसी से मिलने के लिए गई थी। मेरे मायके के पास? अब क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही। फोन की घंटी बजती है। किसका फोन आ रहा है बहू? मेरी बचपन की सहेली का कॉल है माँ जी, आप रेस्ट करो, मैं बात करके आती हूँ। तभी पड़ोसन आ जाती है। ये कोई आराम का समय है क्या सविता? बड़े दिन हो गए दिखाई नहीं देती, कहाँ है आजकल? और ये क्या, मेरे आते ही तेरी बहू फ़ोन पकड़कर अंदर क्यों चली गई? अरे कुछ नहीं, उसकी सहेली का फ़ोन आ गया था, वही बात करने के लिए गई है। रुक ना, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर दोनों गप्पे मारते हैं। वो चाय लेकर आती है। और बता, तेरी बहू कैसी है? सब ठीक है, तुझे तो पता ही है, हल्का फुल्का झगड़ा तो हर घर का उसूल है। हाँ होगा भी, क्यों नहीं। आजकल की बहुओं को ढंग कहाँ है। अब देख ना, कल रात में मेरा इतना पैर दर्द हो रहा था, मैं दर्द से करहा रही थी। बहू को कहा कि पैर में दर्द है तो महारानी ने टेबलेट लाकर दे दी और ये कहकर सोने चली गई कि मम्मी जी इसे खा लो, उससे बतक आराम हो जाएगा। कैसी बहू है तेरी? अरे सास दर्द से तड़प रही है, पैर दबा देती तो क्या हो जाता? अरे वो छोड़ बहन, अभी की ही बात ले। मैं बाहर से आई, महारानी सोफे पर पैर फैला कर बैठी थी, पोहा खा रही थी। घर में एक सास भी है, उसका ख्याल नहीं आया, अकेले बनाकर खा ली। ये कोई तमीज है भला?
मेरी बहू हो तो मैं तो एक दिन भी ना टिकने दूँ इस तरह। अरे छोड़ना बहन, क्या ही कहूँ। आजकल की बहुओं को ना हम कुछ कह भी नहीं सकते, मुंह बनाकर मायके भाग जाएंगी। सो तो है। और बता फिर बाकी सब। अरे सब ठीक ही है बहन। वहीं दूसरी तरफ श्वेता, पता है ललिता, आज ना मुझे बहुत हर्ट हुआ। क्या हुआ? बड़ी उदास सी लग रही है। अरे पता है, मेरी सास आज मायके की तरफ गई थी, मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ। मुझे ना तुझसे और मम्मी पापा से मिलने का कितना मन हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, उदास मत हो, कभी और मिल लेना। हो सकता है तेरी सास जल्दबाजी में भूल गई हो बताना। जल्दबाजी में बताना भूल सकती है, तो क्या जल्दबाजी में मेरे लिए साड़ी लेना भी भूल गई? क्या मतलब? आज उन्होंने पूरे 10,000 की 2 साड़ी ली, एक खुद के लिए और एक अपनी बेटी के लिए। और कमाई किसकी? मेरे पति की। इतना भी नहीं सोचा उन्होंने कि अरे मेरे ही बेटी की कमाई है, 5,000 की नहीं, कम से कम 2,000 की साड़ी ले लेती बहू के लिए। ये तो तेरी सास ने ठीक नहीं किया। अगर ऐसा मेरी सास करे तो मैं तो लड़ जाऊंगी। नहीं यार, वो मुझसे बड़ी है, मैं उनसे झगड़ा नहीं कर सकती। चल अच्छा, मैं कॉल रखती हूँ, शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। वहीं अगली सुबह श्वेता जल्दी से नहाकर मंदिर हो आती है। बहू तो इतनी जल्दी मंदिर से आ भी गई? हाँ माँ जी, आज सोमवार का व्रत था ना, इसलिए। व्रत तो मेरा भी है, अब मुझे अकेले मंदिर जाना होगा। बहू वो टीवी का रिमोट तो दे दे। माँ जी, मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ, आप ले लो। बहू व्रत के कारण सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो चक्कर जैसा लग रहा है। दे दे रिमोट। ये लीजिए। माँ जी, आज शाम का खाना भी अभी बना लूँ क्या, वरना दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी? हरगिज़ नहीं, आज व्रत है हमारा, और दोपहर का खाना शाम को नहीं खा सकते। शाम को नहाकर पूजा पाठ करके ही खाना बनाना, तभी वो व्रत के लिए शुद्ध खाना होगा। जी माँ जी, जैसा आप कहें। वही शाम को व्रत तोड़ते समय, ये क्या मम्मी जी, आपने लड्डू मंगाए? आपको तो पता है ना मुझे जलेबी पसंद है। अरे बेटा, व्रत हम ही दोनों का है, ज़्यादा मिठाई मंगा कर क्या करती, इसलिए बस लड्डू ही ले लिए। कोई ना, आप खा लो, मुझे लड्डू नहीं पसंद। वहीं खाने के बाद श्वेता कमरे में चली जाती है, जहां उसकी कॉलेज की फ्रेंड का कॉल आता है। कैसी है मानसी? मैं मस्त यार, तू बता। सुना है बड़े घर में शादी हुई है तेरी। अरे काहे का बड़ा घर, एक जलेबी के लिए तो मोहताज कर दिया है। मतलब? आज मेरा और मेरी सास का व्रत था, खुद के लिए तो बूंदी के लड्डू लाई, और जब मैंने पूछा कि मेरी फेवरेट जलेबी कहाँ है, तो कहती है भूल गई। पति की कमाई मेरे और राज करे ये अकेले। अरे ये तो इन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बड़ी ज़बरदस्ती हो रही है तेरे साथ। पहले भी तूने मुझे अपनी सास के बर्ताव के बारे में बताया था, ऐसी छोटी छोटी बातों में इतनी कंजूसी कौन करता है भला? मेरी सास और कौन। एक दिन साड़ी लाई थी अपनी बेटी और खुद के लिए, मेरे टाइम पर कहती है भूल गई। एक नंबर की कंजूस है। अच्छा सुन, बाद में कॉल करती हूँ, ललिता कॉल कर रही है। हाँ बोल ललिता। कुछ नहीं, बस तेरा हालचाल पूछने के लिए कॉल किया। अरे हाल तो बुरा है यार, आज उपवास था, सास सारा दिन सोफे पर बैठकर टीवी देखती रही, और मुझसे काम करवा करवा कर कमर तोड़ दी मेरी। एक टीवी का रिमोट भी खुद से नहीं उठाया आज उन्होंने। तेरी सास कितनी जालिम है, तो आवाज़ क्यों नहीं उठाती? देख, ससुराल में ऐसे घुट घुट कर रहना ठीक नहीं है। श्वेता, पहले ही बता दे रही हूँ, जितना दबेगी ना लोग उतना ही हुक्म चलाएंगे। हाँ तो ठीक कह रही है यार। वहीं सविता जी भी मोहल्ले की औरतों से मिलने गई थी। आओ आओ सविता। क्या बात हो रही है बहनों? कुछ नहीं, मंदाकिनी बता रही थी कि इसकी बहू इसकी कितनी सेवा करती है। हाँ, इसके ही मज़े है। मेरी बहू तो सेल्फिश है, सुबह अकेले मंदिर चली गई,
यह जानते हुए भी कि सास का उपवास है। मिठाई में आज मैंने जलेबी नहीं लाई तो महारानी का मुंह बन गया। अब क्या बताऊं, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाने की आदत है उसकी। ऐसा ही होता है बहन। अब मेरे जैसी बहू हर किसी के नसीब में तो नहीं होती ना। वैसे डांट क्यों नहीं लगाती उसे? मन में कोई बात है तो कह दिया कर। अरे कैसे कहेगी बेचारी, वो सुनती भी होगी क्यों? नहीं यार, मैं कहती नहीं ना, छोड़ो और बताओ। फिर सभी आपस में बात करने लगती हैं और जब सविता घर आती है तो बहू को सोफे पर बैठकर जलेबी खाते देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है। ये जलेबी कहाँ से आई? जोमेटो से। आप पैसे बचाने के कारण नहीं लाओगी तो क्या मैं मंगाऊंगी भी नहीं? एक दिन भी लड्डू नहीं खाया गया तेरे से? एक दिन की बात हो तो समझ में भी आए, लेकिन आप तो 100 दिन ऐसा ही करती हैं। खुद लाई 10,000 की साड़ी, पर मुझ पर ना लुटा पाई। अरे 2,000 की साड़ी भी दिला देती तो खुश रह जाती मैं। और तू जो करती है, खुद बनाकर खा लेती है, मुझे पूछती तक नहीं। उस दिन तो मेरी नजर पड़ गई, वरना तेरी चोरी कभी पकड़ी ना जाती। अरे बहू नहीं, नागिन मिली है मुझे, नागिन। और आप तो नेवला हो, नाग जो निगल जाए तो भी पता ना चले। इस तरह दोनों सास बहू में आपसी मनमुटाव को मन में ही दबा लेने के कारण काफी बहस होती है। एक दूसरे से बातें ना बताकर गैरों से शिकायत करना, क्या ये सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा।